राजस्थान पुलिस के लिए भी एक ऐसा केस सामने आया जिसमें एक युवती के साथ या एक लड़की के साथ हुई रेप के केस में आसाराम बापू को गिरफ्तार करना था और आखिरकार इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई एक तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल लांबा को। 7 साल बाद एक बार फिर से कह सकते हैं कि चर्चा है इस केस की। सर, क्या है खास इस गनिंग फॉर द गनमैन और क्या इस स्पेशल नाम के पीछे भी क्या है? आसाराम बापू के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद मुकदमा दर्ज के बाद की जो इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट की जो कहानी थी, अरेस्ट के पश्चात ट्रायल की जो कहानी रही और उसके पश्चात जो आजीवन कारावास आसाराम और उसके 2 सहयोगियों को जो मिला, वो समस्त घटनाक्रम का इस किताब में उल्लेख किया गया है। किताब का नाम है गनिंग फॉर द गॉडमैन और हार्पर कॉलिन्स इस बुक के पब्लिशर हैं। ये बुक लिखने का पर्पज़ ये रहा कि जो कोई भी सोसाइटी के ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका कहीं ना कहीं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से वास्ता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एडवोकेट्स हो, और साथ ही साथ आम पब्लिक, जो आसाराम एक कल्ट फिगर था, एक गॉड मैन के रूप में पब्लिक उसको जानती थी, तो इतनी लाखों की संख्या में जो फॉलोअर्स थे उनके लिए भी इस पूरे घटनाक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में उनके सामने आना, ये इस किताब को लिखने की मुख्य वजह रही। सर, आप चूँकि उस समय डीसीपी वेस्ट थे और आपके पास ये पहली इंफॉर्मेशन आपको किस तरह से प्राप्त हुई थी जब ये इस केस को लेकर? ये घटनाक्रम तो जोधपुर में हुआ था, लेकिन घटनाक्रम के पश्चात विक्टिम और विक्टिम की फैमिली शाहजहाँपुर चले गए थे और वहाँ जाने के बाद विक्टिम ने अपनी फादर को ये चीज़ पूरे घटनाक्रम के संबंध में बताया, और जब बताया तो वो लोग दिल्ली पहुँच के उन्होंने थाने पे एक रिपोर्ट दी। चूँकि घटनाक्रम जोधपुर का था तो दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करके विक्टिम का इनिशियल जज के सामने बयान करवा के, उन इनिशियल मेडिकल करवा के, और वो सारे दस्तावेज एफआईआर के साथ जोधपुर भिजवाए थे। उसके पश्चात जोधपुर में ये प्रकरण दर्ज हुआ। सर, जब आपको पहली इन्फॉर्मेशन मिली इस चीज़ की कि आसाराम बापू के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मामला जोधपुर का आ रहा है, मनाई का, जहाँ की जो फार्म हाउस था, जानने में ये भी आया कि फार्म हाउस की जो लोकेशन थी उसको भी लेकर विवाद खड़ा हुआ था। शुरुआत में काफ़ी कुछ हुआ, किस तरीके से शुरुआत हुई इस केस की? घटनाक्रम जोधपुर का था और जोधपुर शहर में उस समय 2 डिस्ट्रिक्ट थे, जोधपुर पश्चिम और पूर्व। तो मैं जोधपुर वेस्ट का डीसीपी था। जहाँ ये घटनाक्रम घटित हुआ है वो एक फार्म हाउस में बनी हुई एक कुटिया है, और वो फार्म हाउस आसाराम के ही एक फॉलोअर का था और फॉलोअर का घर भी उसी फार्म हाउस से अटैच था। तो घर तो था जिला ईस्ट में और ये फार्म हाउस था जिला पश्चिम में। चूँकि जो कोई भी केस होता है उस केस के घटित होने का जो एरिया होता है, उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन जिस अधिकार क्षेत्र में होता है, वहीं अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो ही वो लीगली कोर्ट में मान्य रहता है। कल को ये कोर्ट में जाके केस धराशायी न हो जावे, इसलिए यहाँ कोई ज्यूरिसडिक्शन को लेके विवाद नहीं हुआ था। ज्यूरिसडिक्शन को लेके एस्टेब्लिश किया गया था कि किसी तरह का भविष्य में कोर्ट कचहरी में कोई विवाद ना हो और इस ग्राउंड पे केस फेल ना हो जाए। इसलिए उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए, क्योंकि फ्रिंज एरिया था, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच की बाउंड्री ये थी, तो ऐसे में इसको एक रिकॉर्ड पे लेने के लिए जो स्थानीय पटवारी वहाँ के जो थे उनसे वो नापजोक करवा के घटना क्षेत्र को स्पष्ट किया गया था कि ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ही है। किसी भी केस के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उस टीम का सिलेक्शन, जो कि उस टीम जो उसकी जांच करने वाली या उसको अंजाम तक पहुंचाने वाली। आखिर शुरुआत जब हुई, जब आपके पास ये मामला आया 0 एफआईआर के रूप में, उसके बाद कैसे टीम का सिलेक्शन हुआ और किस तरीके से 11 दिन की कार्रवाई की? जब ये एफआईआर आई है तो एफआईआर अपने आप में ही ये चीज़ बता रही थी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर थी उसके देश में लाखों फॉलोअर थे, देश में अनेक जगह इनके आश्रम थे। विक्टिम के साथ जो कॉन्स्पिरेसी रची गई वो छिंदवाड़ा आश्रम से लेकर जोधपुर तक की पूरी इसमें कहानी थी। ऐसे में पूरे देश से जगह जगह से हमें एविडेंस जुटाना था। एविडेंस जुटाने के बाद अगर केस प्रमाणित होता है तो उसमें आसाराम की गिरफ्तारी होनी थी। ऐसे में
एक एक कंपोजिशन जो किया गया टीम का, वो टीम ऐसी होनी चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो, साथ ही साथ बड़ा मजबूती से बोल्डली बिना किसी हिचक के गिरफ्तारी कर सकें। तो ऐसे में एक युवा और जज्बाती लोगों की भी ज़रूरत थी। इसीलिए मुक्ता पारिक, चंचल मिश्रा, बाबू सिंह, सत्य प्रकाश, ऐसे कई लोग जो इसमें हाँ, इस टीम में जो रहे हैं उनमें मैं कुछ नाम उल्लेख करना चाहूँगा। एडिशनल डीसीपी थे सतीश, चंचल मिश्रा इस केस की आईओ थी। जिस थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था उस थाने के एसएचओ मुक्ता पारिक और उनके हस्बैंड जो लीगली बड़ा स्ट्रॉन्ग पक्ष उसका था सत्य प्रकाश, सुभाष शर्मा जो उस समय इंस्पेक्टर थे, साथ ही साथ अमित सिहाग, राजवीर सिंह, बाबू सिंह राजपुरोहित, ये कुछ लोग थे जो उस टीम में थे और इसी टीम ने पूरी मेहनत करके इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। सर, जब इस केस आपके पास आया तो सुनने में यहाँ भी कई बातें सामने आई कि आपको 1600 से ज़्यादा पत्र मिले, धमकियाँ मिली, आपकी बेटी को भी आपने स्कूल जाना तक कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, परिवार भी बाहर नहीं जब, क्या दबाव रहता, किस तरीके की परिस्थितियाँ रहती? इस तरह के जब भी केस आते हैं तो जो कोई भी पुलिस अधिकारी उस केस में इन्वॉल्व रहते हैं उनको नॉर्मल बात है ये इन्फ्लुएंस करना और उनको प्रभावित करने के लिए अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं तो कोई धमकियाँ देना। ये केस भी लगभग उसी तरह का था और जैसा बैकग्राउंड रहा है और इस केस में आगे चल के हमने देखा कि अनेक विटनेसेस पे हमले हुए, 3 विटनेसेस को मार दिया गया। तो ये बड़ा एक स्वाभाविक ही था कि जो पुलिस टीम इसमें जुटी हुई थी, हमारी पुलिस टीम में हमारे कांस्टेबल से लेकर के सीनियर अधिकारियों तक जो जो इस केस से एसोसिएटेड थे, उन सभी को धमकियाँ मिली हैं, उन सभी के परिवारजनों को धमकियाँ मिली हैं। यहाँ तक कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी चंचल मिश्रा, उसके नाम की सुपारी ले ली गई थी कुछ बदमाशों के द्वारा जो गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। तो ये इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ, यहाँ तक कि इस केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट्स को और उनके परिवार को भी धमकियाँ मिली थी। इस पुस्तक में क्या कुछ ऐसा कुछ है इस डिपार्टमेंट के बारे में कि जो इस केस से आप लोगों को सीखने को मिला इसमें कहीं? इस बुक में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ भविष्य को एंटिसिपेट कर पाए कि मेरा ये केस कोर्ट में जाके कहाँ टिकेगा। इसके लिए केस इस तरह का जब कोई केस आता है जिसके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, ऐसे में जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको इनिशियल डेज में ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही एंगेज कर लिया जाना उचित रहता है। हमने भी इस केस में ऐसा ही किया था कि हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एफआईआर दर्ज करने से लेकर के चार्जशीट तक हमने साथ में डिस्कशन होते रहे, एंगेज रखा, जिस वजह से जो भविष्य में डिफेंस के द्वारा इस केस को वीक करने के जो भी चांसेस हो सकते थे उन सबको हम नेगेट करने में सफल रहे। इस केस के फैसले के करीब 2.25 साल बाद ये किताब आप सबके सामने ला रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूँकि आपने अपने पद के निर्वहन के दौरान इस केस को हैंडल किया था, अभी भी आप एक सिटिंग पोस्ट पे हैं। इस पुस्तक को आने में किस तरीके से आप लोगों ने सावधानियां बरती है, या कहें कि अनुमति के लिए भी क्या ज़रूरी रहा, किस तरीके से ये पुस्तक जो है आम लोगों तक पहुंच पाई? ये केस का जजमेंट आए तो करीब 2.25 साल हो गए और बुक आने में वक्त भी इतना ज़्यादा इसीलिए लगा क्योंकि सरकारी पद पे रहते हुए वक्त मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और विशेषकर पुलिस जैसे जॉब में समय बहुत ही कम मिलता है। ऐसे में जब कभी भी कोई वेकेशन या कोई छुट्टी का दिन रहा उस दौरान एक किताब लिखी गई और किताब चूंकि मैं एक राजकीय पद पे रहते हुए ये लिख रहा हूँ तो जो सरकार से इसकी एक विधिवत अनुमति आवश्यक होती है वो अनुमति लेके ये किताब लिखी गई है। 21 अगस्त 2013 से लेकर 21 अगस्त 2020 तक जब ये पहली बार ये केस आपके पास आया और आज जब इस पीछे मुड़कर देखते हैं तो अगर कहें कि कुछ शब्दों में कहें तो किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं? मेरा ये मानना है कि ये केस उन सब बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक केस है जिसमें बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर नागरिक, कमज़ोर से कमज़ोर विक्टिम, माइटेस्ट ऑफ द कंट्री जो है उन लोगों से भी फाइट कर सकता है अगर हम केस को मेरिट पे जो भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं अगर वो एजेंसीज अपना काम सही तरीके से करें तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी के खिलाफ न्याय प्राप्त कर सकता है।
कनिंग फॉर द गवर्नमेंट, यही पुस्तक है जो एक संदेश देने जा रही है कि किस तरीके से अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर भी हैं तो लेकिन आपको व्यवस्था पर भरोसा रखते हुए अगर आवाज़ उठाते हैं तो निस्संदेह आप उसको अपने इस मामले को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। सहयोगी विजय के साथ निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।